नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज में तो इसकी एक अलग ही अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इसीलिए आप इसको रेगुलर जो है फॉलो करें करंट अफेयर्स को, और अपनी एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं क्लास आप अटेंड करो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताती हूँ, जिनको नोट डाउन आप क्या करिए, और ना सिर्फ नोट डाउन बल्कि रिविजन भी करिए। ठीक है, तो अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें आप लोग, अभी से बनाना शुरू करिए, ताकि जब भी आपका 5-6 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा तो एक आपकी अच्छी नोट बन चुकी रहेगी। ठीक है, और आपको कम समय में ही आप एग्जाम के टाइम इसको रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए अभी से अपनी नोट्स बनाना शुरू करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड कोई भी क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलती रहेगी और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने कहा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। स्वर धरोहर से आपको पता ही होगा, स्वर, ठीक है, संगीत के 7 स्वर होते हैं, और स्वर यानी कि संगीत से संबंधित। तो जो हमारे देश में जो कला और संगीत से संबंधित जो धरोहर है, उससे संबंधित महोत्सव का आयोजन किया गया संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। और ये कहाँ पे किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, गांधीनगर में या फिर भुवनेश्वर में। वीडियो को पॉज किया करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए। और दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नई दिल्ली में जो है स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसा कि संस्कृत मंत्रालय ने ध्यान रखेगा 2 दिसंबर को, ठीक है, जो नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है, सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट नई दिल्ली में संगीत, कला और साहित्य उत्सव, कौन सा उत्सव भाई? स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय ने क्या ध्यान रखेगा। इस महोत्सव का देखिए उद्देश्य क्या है, जितने भी भारत में जो प्रतिष्ठित कला संस्कृति जो रही है, संगीत से संबंधित जो घराने रहे, उनको जो है प्रदर्शित करना, उनको एक मंच प्रदान करना, यही इस उत्सव का, इस महोत्सव का उद्देश्य रहा है। इस महोत्सव को देखा जाए, इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय और साथ ही साथ स्वर धरोहर फाउंडेशन के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। और इस महोत्सव के जो मुख्य अतिथि थे, यानी कि शुभारंभ में जो इस महोत्सव के मुख्य अतिथि थे वो थे महताब अली, जो कि सितार वादक है, और पंडित ललित प्रसाद, जो कि शास्त्रीय गायन से संबंधित है। ये इस महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महताब अली जो है वो किससे संबंधित है? तो सितार वादक, ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है ये, और ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है पंडित ललित प्रसाद, जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में एक जमी हुई झील के नीचे 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस खोजा गया। देखिए ज़ॉम्बी वायरस क्या होता है? ऐसे वायरस जो हजारों साल पहले किसी भी बर्फ के नीचे, चाहे वो बर्फ है चाहे पृथ्वी के नीचे, वो वायरस रहे हो, पड़े हुए हो, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि डेड नहीं होते, लेकिन वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। बहुत ही पुराने ये वायरस होते हैं और वो किसी भी परत या किसी जमीन के नीचे वो दबे हुए होते हैं बहुत हजारों साल पहले। और अभी हाल फिलहाल में एक झील है किसी देश में स्थित, वहां पे देखा जाए 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई। ये झील कहाँ पे दोस्तों? रूस में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं भी हाल फिलहाल में जो वहां के वैज्ञानिक हैं, वहां पे जो रूस का एक साइबेरियाई प्रांत है, ठीक है, बहुत ही ठंडा है, बहुत बर्फ से जमा हुआ ये प्रांत है, साइबेरियाई प्रांत। वहां के परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट वो क्षेत्र होते हैं जहां पे 200 वर्षों से बर्फ जमी है, यानी कि जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री, ठीक है, या फिर -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता हो, 2 साल से बर्फ जमी हो, ऐसे क्षेत्रों को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और रूस का जो क्षेत्र है साइबेरिया प्रांत, वो बहुत ही ठंडा और बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र है। वहां पे इन वैज्ञानिकों ने एक झील के नीचे लगभग 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस का खोज किया। ठीक है, ये जो वायरस की जो खोज की गई है वो किन रिसर्चर्स की? तो यहाँ पे जो फ्रेंच नेशनल
सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्चर्स के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस ज़ॉम्बी वायरस की खोज की है। ध्यान रखिएगा ये जो वायरस है, इतना डरने की आप लोग को बात नहीं कि नया वायरस आ गया, अभी तो कोरोना गया, नया एक ज़ॉम्बी वायरस आ गया और ज़ॉम्बी से तो आप लोग वैसे भी डर जाते नहीं। ये ध्यान रखिएगा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं पे ये इफेक्ट करेंगे, ह्यूमन पे अभी ऐसा कोई रिसर्च नहीं सामने आया कि ये वायरस जो है ह्यूमन पे इफेक्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखा जाए यहाँ पे जो इस क्षेत्र में साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट से 1 दर्जन से भी अधिक वायरस जो है खोजे गए हैं। उसमें से जो सबसे पुराना वायरस है वो है पेंडोरा वायरस एडोमा, ध्यान रखिएगा, जो कि 48,500 वर्ष पुराना है। इस वायरस का नाम ध्यान रखिएगा पेंडोरा वायरस एडोमा, ठीक है। पर्माफ्रॉस्ट के बारे में हमने बताया ये कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसी जमीन होती है, ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसी झीलें होती हैं जो लगभग जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरीके से -32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री पर या उससे भी अधिक ठंड पर जो जमे हुए क्षेत्र रहते हैं उन्हीं को पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ज़ॉम्बी वायरस कहाँ खोजा गया, साइबेरियाई प्रांत जो कि रूस में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन भाप का इस्तेमाल किया गया है किस देश के द्वारा, किस देश के अंतरिक्ष यान के द्वारा, तो यहाँ पे जो है जापान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान ने जो है अपने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया और ऐसा पहली बार विश्व में हो रहा है। तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है, जाक्सा ने क्या किया है कि एक चंद्रमा की कक्षा की और अपने इक्विलियस, ध्यान रखिएगा, इक्विलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए उसने क्या किया है, भाप का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, ठीक है। इक्विलिस की बात किया जाए तो यह जो है ये अंतरिक्ष यान 10 क्यूबिक सेट में से एक है जिसे नासा की स्पेस लॉन्च सिस्टम की पहली उड़ान पर आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। तो उसी में से ये 10 जो है क्यूबिक सेट में से ये एक है इक्विलिस अंतरिक्ष यान, और जिसको कि किसके साथ लॉन्च किया गया था, जो नासा की स्पेस लॉन्च सिस्टम की जो पहली उड़ान थी, किसके लिए, किस हिस्से के रूप में, आर्टेमिस मिशन। ध्यान रखिएगा जो आर्टेमिस मिशन है वो चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा से संबंधित है आर्टेमिस मिशन जिसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इक्विलिस की बात किया जाए तो ये नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया और ये एक डीप स्पेस 6U अंतरिक्ष यान है। इक्विलिस 6U ध्यान रखिएगा क्यूबिक सेट प्रारूप का एक नैनो सैटेलाइट है। क्या है भाई, ये एक नैनो सैटेलाइट है इक्विलिस 6U किस सेट का, क्यूबिक सेट का। और ध्यान रखिएगा इस नैनो सैटेलाइट से वैज्ञानिक क्या करेंगे, तो वैज्ञानिकों को क्षेत्र के विकिरण, पर्यावरण को समझने में ये काफी मदद करेगा और इसको समझने के लिए पृथ्वी के चारों ओर प्लाज्मा के वितरण को मापेगा। तो जो पृथ्वी के चारों ओर जो प्लाज्मा का वितरण है उसको मापेगा और इससे क्या होगा, वैज्ञानिकों को जो क्षेत्र के विकिरण है उन विकिरण के पर्यावरण को समझने में काफी मदद मिलेगी। तो कौन नाप रहा है ये नैनो सैटेलाइट, कौन सा है, इक्विलिस 6U, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भाप का जो इस्तेमाल किया है चंद्रमा के जो है अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए वो जापान ने किया है, ठीक है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, जाक्सा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस संस्था ने अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट प्रकाशित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट तो हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि किस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और चूंकि इस संस्था ने जो है अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी किया है जो कि विश्व में जल की स्थिति को बारे में बताएगा, जो वाटर बॉडीज है उनकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से मांग है, किस तरीके की आपूर्ति है, उसके बारे में ये रिपोर्ट बता रही है। और ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने भी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स प्रकाशित किया है। और ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट है ये किसका आकलन की है, तो जो पृथ्वी के जल संसाधन है, ध्यान रखिएगा जितनी भी पृथ्वी के वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, ओशियन हैं, ठीक है, लेक हैं, ये सारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनपे जो है पर्यावरण का, उनपे जलवायु का, उनपे सामाजिक परिवर्तन के जो प्रभाव पड़े हैं उसका आकलन इस रिपोर्ट में किया गया है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, और इसको प्रकाशित किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में देखा जाए जो नदी के प्रवाह हैं उनके साथ साथ बाढ़ और सूखे की भी स्थिति को शामिल किया गया इस रिपोर्ट में, इसकी भी रिपोर्टिंग की गई है।
इस रिपोर्ट में देखा जाए, इस रिपोर्ट को जो जारी करने का उद्देश्य रहा है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट होगी। और ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जिस तरीके की जनसंख्या बढ़ रही है, एक तो बढ़ती मांग, ध्यान रखिएगा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आपूर्ति है वो सीमित होती जा रही है। यानी कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी, क्या धरती का रिसोर्स जो है, जो संसाधन है, क्या उसी हिसाब से बढ़ा? नहीं। लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन आपूर्ति क्या है वो सीमित है, जिसकी वजह से जो संसाधन है वो क्या सीमित हो जाएंगे, और इसके वजह से क्या होगा, एक होड़ मचेगी, बहुत सारे ऐसे तबके होंगे जो संसाधनों से वंचित हो जाएंगे। यही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक तो बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में मीठे पानी जो वैश्विक मीठे पानी के जो स्रोत हैं, उन जो संसाधन है, उनकी किस तरीके से निगरानी की जाए और उनका किस तरीके से प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किया जाए, ये रिपोर्ट उसका क्या कर रही है, समर्थन कर रही है। ठीक है, रिपोर्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात की गई है। क्या किया गया है कि अभी देखा जाए वर्तमान के जो हमारे जल संसाधन है, उनकी स्थिति देखिए क्या बताएगी इस रिपोर्ट में, कि लगभग जो है 3.6 बिलियन लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जिसने भी विश्व की जो जनसंख्या, उस जनसंख्या का 3.6 मिलियन लोग जो है, बिलियन लोग, वो अभी भी 1 महीने से कम की पानी की कमी को झेल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, जनसंख्या तो बढ़ेगी और लेकिन आपूर्ति सीमित है, जिसकी वजह से 2050 तक ये जो है जनसंख्या जो 3.6 बिलियन है अभी 2022 में, ये 2050 तक बढ़कर के 5 मिलियन हो जाएगी। 5 बिलियन के लोगों को 1 महीने से कम पानी की जो है कमी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो वर्ष 2001 से 18 के बीच में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उनमें से जो है 74% जो है वो जल से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं रही हैं। रिपोर्ट का जो पहला संस्करण है उसमें देखिएगा वो किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहली बात तो स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो क्या होता है दोस्तों, धारा प्रवाह। ठीक है, धारा प्रवाह कौन सी चीज का धारा प्रवाह भाई, नदियों का। ठीक है, नदियों का जो धारा प्रवाह होता है, यानी कि किसी भी समय जो नदी के माध्यम से, जो नदी अपवाह के माध्यम से बहने वाले जल होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम वाटर कहा जाता है। स्थलीय जल भंडारण, स्थलीय जल भंडारण क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे हिम हो गया, बर्फ हो गया, कैनोपी हो गया, झील हो गए, जलाशय हो गए, भूजल हो गया, ये जो है जितने भी भंडारित जो महाद्वीप पे जल होते हैं, नदियां हो गई, झीलें हो गई, ये सब क्या होता है, स्थलीय जल भंडारण होते हैं। यहाँ पे क्रायोस्फीयर, क्रायो मतलब होता है बर्फ। ठीक है, जो बर्फ की जमी हुई, यानी कि पृथ्वी पर जो जमी हुई जल राशियां होती हैं, जो भी जैसे ग्लेशियर होते हैं, समुद्र की बर्फ होती है, ये सब क्या होती है, क्रायोस्फीयर, इन सब पे केंद्रित किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सब क्या होते हैं, ये मीठे पानी, ये पीने योग्य पानी होते हैं। ठीक है, स्थलीय जल, ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, इन सब पे ये रिपोर्ट को ध्यान केंद्रित किया गया। चूंकि हम बात कर रहे हैं एक संगठन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संगठन के बारे में जानना। ध्यान रखिएगा ये एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें देखा जाए 192 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स यानी कि सदस्य हैं। इसकी जो स्थापना दोस्तों की गई थी वियना, जिसके बारे में आप जानते हैं ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वहां पे 1873 में, ध्यान रखिएगा 1873 में अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस हुआ था। उसी के बाद जो है इस संगठन की उत्पत्ति हुई अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात किया जाए WMO की, तो इसकी मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष देखा जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब, 23 मार्च को। ठीक है, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और इस वर्ष जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि 23 मार्च को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। ध्यान रखिएगा इस वर्ष पूछा जा सकता है अगर इधर रिसेंट में किसी का एग्जाम होगा तो। बाकी फिर मार्च आ जाएगा, अगर मार्च के बाद एग्जाम हो जाएगा तो थोड़ा आप अपडेट हो जाएगा, क्योंकि थीम जो हो जाएगी वो 2023 की हो जाएगी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि यहाँ पे कुछ मैंने और भी बात किया है कुछ संस्थाओं की, यानी कि विश्व बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और UNDP, इनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। मात्र आज मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, इन संस्थाओं के द्वारा जो जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा। ठीक है, तो दिव्यांग लोगों के लिए अलग विभाग की स्थापना करने की जो वो किया गया है, निर्णय लिया गया है, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने भी हाल फिलहाल में ये घोषणा किया है कि महाराष्ट्र में जो है
दिव्यांग के कल्याण के लिए एक अलग से दिव्यांग विभाग बनाया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार ने इस विभाग की स्थापना करने के लिए 1143 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। ये जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस यानी कि जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब, 3 दिसंबर को, उस दिन इसकी घोषणा की है। और ध्यान रखिएगा ऐसा विभाग बनाने वाला महाराष्ट्र जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो दिव्यांग के कल्याण के लिए अलग दिव्यांग विभाग बनाने का जो है श्रेय या फिर निर्णय लिया है सबसे पहले देश के किस राज्य ने, तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है, माफ करिएगा, देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि अलग से दिव्यांग विभाग बना रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा सेमोरू ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है या किस देश में स्थित है। देखिए अभी जो ज्वालामुखी इसमें हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है जिसके बाद से ये काफी चर्चा में है, और ये जो देश है वो है इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में जो है ये सेमेरू ज्वालामुखी स्थित। और दोस्तों जो है ज्वालामुखी वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई सारे वॉल्केनो के नाम एक साथ दे देंगे और आपसे मैच द फॉलोइंग ही पूछा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में जितने भी अभी देखिए हम लोगों ने हवाई द्वीप के बारे में बात किया, वहां पे देखिए कौन सा वॉल्केनो था, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। जो हवाई द्वीप पे हम लोगों ने चर्चा किया वो बताइए। और अभी देखिए सेमोरू ज्वालामुखी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया के जावा प्रांत में स्थित है। देखिए ये इंडोनेशिया आप देख रहे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया का ये कंट्री है, इंडोनेशिया द्वीपीय देश है। और ये जो इसका जावा प्रांत है जिसके ईस्ट जावा में आप माउंट सेमेरू को देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है वहां पे विस्फोट हुआ है, यानी कि 4 दिसंबर को वहां पे वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है। और इस इरप्शन यानी कि ये जो विस्फोट हुआ है, जो फटा है ज्वालामुखी, उसकी जो तीव्रता इतनी उच्च हो गई थी कि वहां के अभी हाल फिलहाल के इंडोनेशिया के अधिकारियों ने चेतावनी दिया कि जल्दी से वो क्षेत्र खाली हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग जो है डोजन ऑफ द पीपल किल्ड बाय ऐश एंड हॉट मड, बहुत सारा जब वो लावा निकला उससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है, ठीक है। इस विस्फोट के बारे में बात किया जाए सुमेरु ज्वालामुखी में ये 3 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था और ज्वालामुखी से जो निकलने वाली राख है वो लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए अगर हम इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित एक देश है। महाद्वीपी प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपी गतिविधियां होती है। देखिए जो प्लेटें जहां मिल रही होती है वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पे पैसिफिक रिंग, यहाँ पे जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे स्थित इंडोनेशिया, तो बहुत सारे ज्वालामुखी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप भी आ सकता है, इसलिए भूकंपी गतिविधियां भी होती है। और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है जितने भी जो है इंडोनेशिया में जो वॉल्केनो है वो उसका तस्वीर यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा या इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इस चीज को रख लीजिएगा। जितने भी इंडोनेशिया के वॉल्केनो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूंकि हमने बात किया यहाँ पे प्लेटें मिल रही हैं, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेटें मिल रही हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे वॉल्केनो का उपस्थिति है। आप मुझे बताएं कौन कौन सी प्लेटें जो है यहाँ पे मिले। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा वो अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी प्लेटें मिल रही हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर, 5 नवंबर, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे नवंबर नहीं होना था, यहाँ पे दिसंबर होना था बच्चा, ठीक है, गलत हो गया है यहाँ पे, यहाँ है दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर, ठीक है। तो 4 दिसंबर को जो है हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1972 से हुई थी। तो 1972 से हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ये जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा जिसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस हर साल 4 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, ठीक है। आपको पता होगा 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के दौरान जो भारतीय नौसेना है उसने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट। उद्देश्य क्या था, कराची हार्बर पर हमला करना। तो कराची जो कि पाकिस्तान में है, उस हार्बर पे, उस बंदरगाह पर हमला करने के लिए, कराची में हमला करने के लिए भारतीय नौसेना ने यह ऑपरेशन चलाया 4 दिसंबर की रात को। इसीलिए ये जो है ये
ऑपरेशन जो है, इसी ऑपरेशन के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष देखा जाए इस भारतीय नौसेना दिवस समारोह था, ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश। वही बात करें इस जो है कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में कौन था दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों जो कमांडर यानी कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी कि सशस्त्र बलों के ये सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और जो वर्तमान की जो है राष्ट्रपति वो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सम्मानित अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनके सम्मान में उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पे पनडुब्बी आईएनएस सिंधु कीर्ति और पोत आईएनएस तरंगिनी पर सवार नाविकों ने उनका शानदार स्वागत किया। ध्यान रखिएगा ये जो आईएनएस है सिंधु कीर्ति और आईएनएस पोत आईएनएस तरंगिनी को नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कार्यक्रम की जो मेजबानी की गई है वो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आर हरि कुमार, उन्हीं के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड का जो आयोजन किया गया दोस्तों कहाँ किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में किया गया, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बाजरा जो कि देखा जाए मोटा अनाज होता है और इसके जो बढ़ावा देने के लिए लगातार भारत सरकार जो है वो बाजरे को निर्यात को बढ़ावा देने या बाजरे की मांग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर को ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये एक दिन का आयोजन था, ध्यान रखिएगा, और बाजरा स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव। और ये जो है जैसा कि आपको पता है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 मनाया जाने वाला है और इस वर्ष को मनाए जाने के पूर्व लॉन्च कार्यक्रम होने वाला है, ये पहला कॉन्क्लेव है। ठीक है, इस कॉन्क्लेव के जो मुख्य अतिथि थे वो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि थे। वही बात करें इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन या फिर ये जो आयोजन किया गया है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। आपको पता है इस वर्ष 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा किया, चूंकि भारत ने एक प्रस्ताव रखा था कि उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाना है, तो इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने 5 मार्च 2021 को स्वीकार करते हुए ये घोषणा की कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष होगा। अगर हम बात करें भारत में जो है, भारत बाजरे का सर्वोच्च उत्पादक देश है, सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे बाजरे का। अगर हम राज्यों की बात करें कि शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से बाजरे की, तो यहाँ पे हमें राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये शीर्ष उत्पादक राज्य है बाजरे की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा रिटेल डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ई रूपी। ठीक है, ई रूपी लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ माफ करिएगा आरबीआई के द्वारा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने देखा जाए अभी हाल ही में अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुदरा ई रूपी यानी कि रिटेल डिजिटल रुपए को लॉन्च किया है। और इस डिजिटल रुपए को क्या कहा गया है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है। चूंकि जो सरकार यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये जो शुरुआत की है इस डिजिटल करेंसी यानी कि रिटेल ई रूपी की, वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर में कुछ ही शहरों में शुरू किया गया, जिसमें से देखा जाए मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इन सब शहरों को कवर किया गया है। और यहाँ के जो ग्राहक यानी कि ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपए या ई रुपए का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ ही शहरों में इसको लॉन्च किया गया, ऑल ओवर यानी कि पैन इंडिया में नहीं किया गया है। रिटेल जो है डिजिटल रुपए यानी कि जो ई रूपी, देखिए ये इस तरीके से लिखा गया, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग जो लोग हैं वो डेली जो प्रतिदिन की जो हम लेन देन करते हैं, जो कुछ भी हम खरीदते हैं रिटेल के शॉप से, उसके लिए हम इस ई रूपी यानी कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं रिटेल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी कि जो गवर्नर कौन है, वो किस क्रम के गवर्नर है, ये मुझे
बताएं। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के ब्रेड, ठीक है, बगेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये ब्रेड है बगेट और इसको यूनेस्को की अमूर्त इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। और ये कहाँ की ब्रेड है दोस्तों? फ्रांस की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए फ्रांसीसी ब्रेड है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसका नाम है बगेट और इसको जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इस ब्रेड की बात किया जाए दोस्तों तो ये आटा, पानी, नमक और ईस्ट से बना एक लंबा और पतला पाव होता है, ब्रेड होता है और इसको वहां के फ्रांस के लोग जो है वो डेली बेसिस पे यूज करते हैं, यानी कि दैनिक रूप में उसे खाया जाता है। जैसे यहाँ पे रोटियां खाई जाती है वहां पर ब्रेड खाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूनेस्को की सूची के बारे में, भारत की में देखा जाए कौन कौन से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, कौन कौन सी चीजें, तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 14 जो है क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। भारत से संबंधित कौन कौन है? सबसे पहले तो वैदिक मंत्र, ये आपका मंत्रोच्चारण पर की परंपरा जो कि 2008 से 2008 में देखिए चार चीजें शामिल की गई थी। एक तो वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, रामलीला, कुटियप्पम और संस्कृत रंगमंच। ठीक है, यही पे बात करें जाए 2009 में रम्माण गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और फिर पारंपरिक थिएटर। ठीक है, वही बात करें 2010 में मुदेट्टू पारंपरिक और नृत्य नाटक है जो कि केरल का है मुदेट्टू, उसको 2010 में 3 चीजें थी। एक राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत, ठीक है, और वही छऊ नृत्य। ठीक है, 2010 का। 2012 में बात करें दोस्तों तो लद्दाख का बौद्ध जाप जो है उसे शामिल किया गया और 2013 की बात करें दोस्तों तो संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन जो कि 2013 में शामिल किया गया। वही 2014 की बात करें तो ठठेरे के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प जंडियाला गुरु पंजम, ठीक है, उन्हें शामिल किया गया। और फिर योग को 2016 में देखा जाए योग और नवरोज को पर्शियों के द्वारा मनाया गया त्योहार ये नवरोज होता है। कुंभ मेले को 2017 में, वहीं देखा जाए अभी रिसेंट में यानी कि लास्ट ईयर 2021 में कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसे देखा जाए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि टेस्ट मैच के पहले ही दिन 500 रन बनाने वाले पहली टीम बन गई कौन सी दोस्तों? इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो टीम है वो टेस्ट मैच के पहले ही दिन 500 रन बनाने वाले विश्व की पहली टीम बन गई है। वही बात करें कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया, कब दोस्तों? 5 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। वही नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कपूर को नियुक्त किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी मनाया गया है कब दोस्तों? 5 दिसंबर को। देखिए 5 दिसंबर को हम देख रहे हैं विश्व मृदा दिवस भी मनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया गया। और आज का अंतिम फैक्ट ऑफ द डे है कि देखिए नवंबर महीने में सरकार का जीएसटी कलेक्शन घट गया है अक्टूबर की तुलना में। कितना घट गया दोस्तों? अक्टूबर में देखिए 1.52 लाख करोड़ था और नवंबर में घट करके 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन था वो घट गया सरकार का। तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए लिंक को क्लिक करिए और वहां पे डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स को या तो पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा रिवीजन करिए, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगी शॉर्ट नोट्स को बनाने की शुरुआत अभी से कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।